हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, वेलकम अगेन। और आज थॉमस हार्डी का जो फर्स्ट नोवेल जो कि इम्पोर्टेंट है, और वो है सेकंड नंबर का नोवेल, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। 1872 में पब्लिश किया गया वर्क है। और ये वैसे द पुअर मैन एंड द लेडी जो एक ऐसा वर्क था, ऐसा नोवेल था जो पब्लिश नहीं हुआ था। उसके बाद जो पहला नोवेल था डेस्परेट रेमेडीज, उसके पब्लिश होने के बाद जो ये दूसरा नोवेल था अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये एग्जाम की दृष्टि से ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी कारण मैंने सबसे पहले इसको लिया, क्योंकि डेस्परेट रेमेडीज से कैरेक्टर्स वगैरह या उसकी समरी से बहुत कम पूछा जाता है। तो अंडरवुड ग्रीन सो अंडर द ग्रीनवुड ट्री, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं थॉमस हार्डी के नॉवेल्स के बारे में। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं, सारे तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके बीच में लेके आऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये जो नॉवेल है, इसका पहले तो फुल टाइटल ये है कि अंडर द ग्रीनवुड ट्री, अ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल। ये हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी इसको फुल टाइटल पूछा जाता है, तो आप इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। और 1872 में ये पब्लिश किया गया था एनोनिमसली, बेनाम करके। नाम जो यहाँ पे थॉमस हार्डी का इसमें नहीं डाला गया था। हाँ, बाद में लेकिन लेटर जब बाद में दोबारा पब्लिश किया गया था, तो उस समय फिर इनके नाम से पब्लिश किया गया था बाद में। दूसरा, ये जो टाइप है, किस टाइप के नोवेल है, तो ये पेस्टल नोवेल है, जो रूरल रोमांस पे बेस है ये नोवेल लिखा गया है। दूसरा, इसकी जो सेटिंग रखी गई है, और ये पहला नोवेल था जिसमें वेसेक्स जो एक सेमी फिक्शनल टाउन है थॉमस हार्डी का, जिसका उन्होंने प्रयोग करा था और जिसके लोग जाने भी जाते हैं, तो उसी का उन्होंने क्या किया था, शुरुआत करी थी सबसे पहले इसी नोवेल से। तो ये था द फिक्शनल विलेज ऑफ मेलस्टोक वेसेक्स। वेसेक्स में मेलस्टोक एक गांव है, वहां से इस जो नोवेल है इसकी सेटिंग रखी गई है। और इस नोवेल को 4 भागों में बांटा, सॉरी 5 पार्ट्स में इसको बांटा गया है। तो हम उसके बारे में आगे समरी के साथ डिस्कस करेंगे। तो अब ध्यान के, द नोवेल टाइटल, ये जो उपन्यास इसका जो टाइटल है, ये टेकन फ्रॉम शेक्सपियर प्ले। ये जो विलियम शेक्सपियर फेमस ड्रामेटिस्ट रहे हैं, तो उनका एक जो प्ले था एज यू लाइक इट, वहां पे एक जो गाना गया था अंडर द ग्रीनवुड ट्री, हु लव टू लाई विद मी, इस प्रकार के जो सॉन्ग था, तो वहां से ये जो टाइटल उठाया गया था थॉमस हार्डी के द्वारा, और इन्होंने इसको टाइटल दिया था अपने नोवेल के द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो है इस नोवेल के बारे में है। उसके बाद हम बात करते हैं समरी और उनके कुछ कैरेक्टर्स, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स उनके बारे में बात करते हैं। और जो समरी है वो हम पार्ट्स वाइज डिस्कस करेंगे, ताकि हम लोगों के लिए समझने में बड़ी आसानी होगी, और हम ताकि उसको आगे याद भी रख सकें। फर्स्ट पार्ट के, तो फर्स्ट पार्ट जो मेलस्टोक कोर के नाम से जाना जाता है इस नोवेल का, तो उसमें सबसे पहले क्या, द स्टोरी बिगिंस ऑन क्रिसमस ईव इन मेलस्टोक विलेज। ये इस कहानी की जो शुरुआत होती है क्रिसमस दिवस के शाम की बात है, वहां शुरुआत होती है मेलस्टोक गांव में। ठीक है, पहला। दूसरे का, द विलेज कोर्स सिंग्स कैरोल फ्रॉम हाउस टू हाउस। और यहाँ पे जो विलेज कोर्स है, कोर्स में जो ये जो कोयर है, ठीक है, गाना बजाने वाले जो समूह है, वो कहते हैं कैरोल। कैरोल मैंने एक ऐसा हाइम टाइप का होता है, ये ऐसा गीत या संगीत होता है जो समूह में जाके गांव गांव में जाके लोग बजाते हैं। तो उस प्रकार के संगीत है जो वहां पे लोग क्या करते हैं, घर घर जाके ये जो समूह है वो बजाते हैं। ठीक है। तीसरा क्या, द चर्च प्लान्स टू रिप्लेस। इस पार्ट की मैं बात करूं, इस पार्ट में जो चर्च है वो प्लान करता है रिप्लेस द कोर विद एन ऑर्गन। एक ऑर्गन से वो क्या करना चाहता है, कोर को चेंज करना चाहता है। और जिससे क्या होगी, जिससे खास बात होती है कि कंफ्लिक्ट में द्वंद्व पैदा हो जाता है, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। परंपरागत जो भाव चला आ रहा है, जो चर्च की परंपरा है, उसके बीच में कंफ्लिक्ट पैदा हो जाता है, किसके साथ, मॉडर्निटी में आधुनिकता के साथ। ये इसकी मुख्य थीम का भाग रहा है। नेक्स्ट पार्ट क्या, दिस पार्ट हाईलाइट्स रूरल कस्टम्स एंड सिंपल विलेज लाइफ। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट किस चीज को दिखाता है, इस चीज का उल्लेख करता है कि यहाँ पे जो रूरल कस्टम है, जो एक ग्रामीण जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं है वहां पे है, एंड सिंपल विलेज लाइफ, और साधारण सामान्य सा जो ग्रामीण जीवन है, उसको, उन चीजों को ये दिखाता है इस फर्स्ट पार्ट के माध्यम से। दूसरा कि ये जो फैंसी डे है, फैंसी डे में जो इस नोवेल है द अंडर द ग्रीनवुड ट्री, इसकी जो हीरोइन है, ठीक है, जो कि एक द न्यू स्कूल टीचर है, एक नई एक स्कूल की अध्यापिका वहां पे आ रखी है, वो, उसका सबसे पहले परिचय इंट्रोड्यूस होता है, वो फर्स्ट पार्ट में ही हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की बात।
अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट जिसको फर्स्ट एफर्ट्स के नाम से कहते हैं, या इसमें फर्स्ट एफर्ट्स के बारे में, फर्स्ट जो पहली कोशिश होती है वो किसकी है? डिक डेवी की है। किसको मनाने के लिए? किसके प्रेम को पाने के लिए? फैंसी डे के। तो उसके बारे में फर्स्ट जो एफर्ट है, इसी बेस्ड पे सेकंड पार्ट ऑफ द नोवेल। रिचर्ड डिक डेवी, अब ये ध्यान रखना, जो डिक डेवी है उसका पूरा नाम है रिचर्ड डेवी, और जिसको डिक डेवी उसका शॉर्ट नेम है, इस नाम से उसको पुकारा जाता है। तो कई बार पूछा जाता है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ डिक डेवी, तो डिक डेवी का पूरा नाम क्या है? तो यू विल हैव टू नो, आपको इस बात को जानना होगा कि द फुल नेम ऑफ द प्रोटागोनिस्ट, सबसे बड़ी बात है ये प्रोटागोनिस्ट है, हीरो ऑफ द नोवेल है, वो है डिक डेवी। तो उसका पूरा नाम है रिचर्ड डेवी। और ये क्या है? ये कार्टर होता है। कार्टर मैंने जो तो बोझा ढोने वाला एक व्यक्ति है, और द सन ऑफ कारपेंटर, और इसके पिता जो हैं वो एक कारपेंटर है। ठीक है, तो इनके कैरेक्टर्स के बारे में फिर एक अलग से लास्ट में आपको बता दूंगा, तो हमें इसके कैरेक्टर्स के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। ठीक है, मीट्स फैंसी डे एंड फॉल्स इन लव एट फर्स्ट लाइट। और जब कोर सिंह, ये भी उसमें होता है कोर सिंह में, तो वहां पे क्या करता है, जब पहली बार फैंसी डे को वहां पे मेलस्टोक विलेज में देखता है, तो उसको एकदम फर्स्ट पहले इंप्रेशन में उसको क्या होता है? प्रेम हो जाता है पहले दृश्य में। और वो क्या कहता है? डिक ट्राइज टू इम्प्रेस हर, और हर कोशिश करता है अपनी तरफ से, पूरी कोशिशें करता है कि वो इम्प्रेस कर सके फैंसी डे को। लेकिन क्या होता है? दे ग्रेजुअली स्टार्ट टॉकिंग एंड बॉन्डिंग। अब वो धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे और बॉन्ड बनाने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो डिक डेवी है उनका प्रेम तो ठीक है, स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पे फैंसी डे का जो प्रेम है वो डिक के प्रति है या नहीं है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। और इसी का हाउएवर फैंसी इज प्लेफुल एंड नॉट फुल्ली कमिटेड। अब यहाँ पे क्या है कि जो फैंसी हो क्या प्लेफुल, एक चंचल प्रकार की लड़की है, और दूसरा क्या है कि फुल्ली कमिटेड नहीं है, उसको पूरा एक कमिटेड नहीं है कि भाई मैं जो डिक डेवी है उससे प्रेम करती हूँ कि नहीं करती हूँ, तो ये क्लियर नहीं है। इस क्लियरिटी न होने के कारण ये जो रिचर्ड है या जो डिक डेवी है, ये क्या होता है? ये वरीज, इसके मन में चिंता आ जाती है, ये परेशान हो जाता है कि मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, तो क्या उस कोशिश की सफलता मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या फैंसी मुझसे प्रेम करेगी कि नहीं करेगी, इस प्रकार का द्वंद्व उसके मन में चलता रहता है। अब कहते हैं विलेजर गॉसिप्स अबाउट होम फैंसी विल इवेंचुअली मैरी। अब यहाँ पे खास बात ये कि जो ये फैंसी डे है, एक तो स्कूल टीचर है, एजुकेटेड है, ठीक है, और ये कैसी लड़की है? ये ऐसी कि बहुत दिखने में बहुत सुंदर है लड़की। तो सुंदरता के कारण क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है कि उसके पीछे या उसके लिए जो दुल्हे जो हैं वो बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, कि कितने दुल्हे, कोई वर जो चाहता है कि भाई मैं फैंसी डे से शादी करूं, तो इसके लिए 2 या 3 जो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो अभी नेक्स्ट पार्ट में दिखेंगे, तो वो उससे शादी करना चाहते हैं। तो इस कारण क्या होता है? गॉसिप्स हो जाती है, एक आपस में एक जिसको उथल पुथल। अब गांव वालों में क्या हो रही है कि ये आपस में बातें हो रही है कि जो फैंसी डे है, होम विल इवेंचुअली मैरी, कि आखिरकार वो किससे शादी करेगी। अब कौन कौन से कैरेक्टर है जो इम्प्रेस कर रहे हैं, जो उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो क्या जो डिक डेवी है उसको मिलेगा उसके प्रेम की नहीं मिलेगा, इस प्रकार के जो गॉसिप्स हैं वो गांव वालों के बीच में चलती है। अब बात करते हैं फास्ट पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड, राइवल शूटर्स एंड फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या कि फैंसी डे से शादी करने की इच्छुक 3 ऐसे शूटर्स हैं, ऐसे वर हैं जो से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, ये है फ्रेंड्स, इस बेस्ड पे ये तीसरा पार्ट नोवेल का लिखा गया थॉमस हार्डी द्वारा। और इसमें जो पहला शूटर है वो है डिक डेवी, स्वयं जो प्रोटोगनिस्ट ऑफ द नोवेल, इस कहानी का जो नायक है। पुअर बट सिंचर, वो कैसा है? एक गरीब है, ठीक है, लेकिन एक सिंचर है, बहुत ईमानदार है अपने कार्य के प्रति, और किसके प्रति? फैंसी डे के प्रति बड़ा ईमानदार है। दूसरा है मिस्टर सिनर, ये एक वेल्थी लैंड ओनर है, एक जमींदार है, बहुत ही समृद्धशाली धनी जमींदार है। ये भी एक जो थोड़ा एजेड है, तो वो भी शादी करना चाहता है। जिसका पार्सन मेबोल्ड है, ये क्या विलस विकार, हम जिसको प्रिस्ट बोलते हैं, एक पादरी जिसको बोलते हैं चर्च का, तो वो है, वो भी जो है फैंसी डे से शादी करना चाहते हैं। तो 3 ऐसे शूटर्स हैं जो जो प्रपोज करते हैं, जो अपना शादी का प्रस्ताव रखते हैं किसके सामने? फैंसी डे के सामने, जो तीनों उनसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है? द विलेज डिबेट हु इज द राइट मैच फॉर फैंसी डे। अब यहाँ पे क्या होता है? गांव वालों के बीच में, कुछ गांव वालों के बीच डिबेट हो जाती है, वाद विवाद हो रहा है, वो इस बात में विचार विमर्श कर रहे हैं कि भाई जो फैंसी डे है उसके लिए इन तीनों में से कौन सा राइट है, कौन सा उपयुक्त एक जो वर है, दुल्हा है, वो कौन सा इन तीनों में से होगा।
तो इसका डिक प्रपोजेस मैरिज, अब वो कितना प्रपोज करता है मैरिज के लिए, शादी के लिए फैंसी डिक को, बट फैंसी गिव्स नो डेफिनेट आंसर, लेकिन क्या करती है कि वो तुरंत जवाब नहीं दे पाती फैंसी, वो बाद में डिले कर दी, इससे वो क्या तो और निराश हो जाता है, उसको लगता है कि यार हो सकता है कि फैंसी जो है उससे शादी न करना चाहती हो सकता है कि उसे प्रेम ही ना करते हो, तो उसके मन में हर बार यहाँ पे वरीज जो चिंता है उसके मन में बनी रहती है। अब ये जो सेक्शन है, ये तीसरा पार्ट है, ये फील्ड विद ह्यूमर, यहाँ पे ह्यूमर की बातें, हास्य ये बहुत ज्यादा इसमें है, एंड लाइवली विलेज टॉक, और यहाँ पे ग्रामीण जो गॉसिप्स हैं, जो लोगों के विचार विमर्श या डिबेट्स वगैरह हो रही है, उस बेस पे तीसरा पार्ट नॉवेल का आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं पार्ट 4 की, फैंसी डेलिकेसी के नाम से फोर्थ नॉवल जो है, पार्ट का फोर्थ, सॉरी नॉवल का जो फोर्थ पार्ट है वो चलता है। फैंसी स्ट्रगल्स बिटवीन वेल्थ एंड स्टेटस वर्सेस ट्रू लव। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे दो कैरेक्टर्स हैं, एक तो है लैंडलॉर्ड, दूसरा है एक प्रिस्ट, दोनों वेल्थी हैं, दोनों समृद्धशाली है, और जबकि फैंसी जो डिक डेवी वो पुअर है। तो यहाँ पे इसके पीछे ये द्वंद्व बना हुआ है कि शादी किससे करें, वेल्थ एंड स्टेटस को देखकर शादी करें या ट्रू लव सत्य सच्चा प्रेम देकर वो डिक डेवी से शादी करें, इस प्रकार उसके मन में द्वंद्व चलता है। एट टाइम्स हर प्राइड हर्ट्स डिक, लेकिन क्या होता है कि बीच में कभी कभार क्या होता है कि वो उसका जो गर्व है, उसको जो घमंड है, वो जो ईगो है उसका, उससे डिक कई बार परेशान होता है, उसके मन में कई बार इरिटेशन आ जाती है। बट येट देयर अफेक्शन डिक डीपन्स विद टाइम, लेकिन समय के साथ क्या होता है कि दोनों का जो प्रेम होता है, जो प्रभाव है, एक दूसरे के प्रति जो भाव है, प्रेम का भाव है फैंसी डे का और डिक डेवी का, वो एक टाइम क्या होता है परवान चढ़ने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अल्टीमेटली डेक्स ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी विन फैंसीज हार्ट, और अंत में क्या होता है इस फोर्थ पार्ट में कि जो फैंसी डे, जब उसके मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि वेल्थ और स्टेटस वाले को देखा जाए या ट्रू लव को देखा जाए, तो अंत में किसको चुनती है, जो डेक की ईमानदारी उसके प्रति है, जो वफादारी उसके प्रति है, वो क्या करते हैं, उसका दिल जीत लेती है, फैंसी डे का हार्ट जीत लेती है। तो इसलिए क्या होता है वो जो है ये विचार करती है कि उसी से शादी करेगी। लेकिन इसी कंडीशन में क्या होता है कि जब फैंसी फाइनली, सॉरी जब फिफ्थ पार्ट में आता है द वेडिंग, जो पार्ट लास्ट पार्ट जिसको कंक्लूजन पार्ट बोला गया है, तो इसमें क्या होता है कि जब वो फाइनली चूज करती है डिक को एज हर हस्बैंड, अपने पति के तौर पर, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके जो फादर है, फैंसी डे के फादर है जॉफ्री डी, फादर का नाम जॉफ्री डी, जीईओ, सॉरी ओ FFREY, जॉफ्री डे, ठीक है, जो कि स्टेट मैनेजर, स्टेट के मैनेजर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको अपोज करते हैं, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, वो उसको बोलते हैं कि यू मस्ट बी मैरी विद वेल्थी फैमिली, कि आपको एक समृद्धशाली परिवार से शादी करना चाहिए, ठीक है, यू हैव टू चूज अ बेटर पर्सन, आपको एक कैसा व्यक्ति चुनना चाहिए, आपको एक बेस्ट चुनना चाहिए था जो आपके लिए उपयोग है, बट यू गो इन द फेवर ऑफ अ पुअर मैन, लेकिन तुम एक गरीब लड़के को देखकर तुम क्या, तुम शादी करने के विचार में हो, तो क्या करते, अपोज करते हैं, पूरी तरह से विरोध में खड़े हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि फैंसी बड़ी दुखी हो जाती है, और दुखी होने के कारण क्या होता है कि वो खाना खाना छोड़ देती है, और जो खाना पीना छोड़ देती है, जब खाना पीना छोड़ देती है तो सॉरी, तो जेफरी डे जो उसके फादर है वो परेशान हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि बीमार होने लगती है। अब जब बीमार रहने लगते हैं, लास्ट में क्या करता है, जो इसके फादर हैं जेफरी डे हैं, तो जोफ्री डे हैं, वो लास्ट में गिव अप कर देते हैं, हार मान जाते हैं, और फैंसी डे की और जो डिक डे भी दोनों की शादी कराने के लिए मंजूर हो जाते हैं। तो इंटायर विलेज पार्टिसिपेट्स इन द वेडिंग प्रिपरेशन, और यहाँ पे क्या होता है कि पूरा गांव जो है उसकी शादी समारोह में पूरी तरह से भागीदारी दे रहा है, सब वहां पे खड़े हैं, ठीक है, तैयारियां कर रहे हैं, और क्या था, द वेडिंग सीन्स आर फुल ऑफ रूरल कस्टम, यहाँ पे जो शादी का समारोह चल रहा है, शादी में जो चीजें हो रही है, तो वहां पे दृश्य कैसे, कस्टम जो ग्रामीण रीति रिवाज देखा जा रहा है, जो सॉन्ग्स ग्रामीण जो क्षेत्रीय जो गाने गाए जा रहे हैं, एंड द ह्यूमर, और वहां पे जो हास्य की भाव है, वो वहां पे खुशी का माहौल बना पड़ा है। आफ्टर मैरिज द नोवेल एंड्स ऑन अ हैप्पी नोट, और यहाँ पे जब शादी के बाद ये जो कहानी है, ये जो नोवेल की कहानी है, एक हैप्पी नोट के साथ ही खत्म हो जाती है। क्लियर। तो दोस्तों एक खास इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये क्या था, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, ये एक ऐसा नोवेल है, ठीक है, जो सुखांत है, उसके बाद से इनके जितने भी जो उसके बाद के नोवेल्स लिखेंगे वो सब ट्रेजिक बेस है, सब दुखांत नाटक हैं। अब इसके कुछ थीम्स के बारे में बात करते हैं, और कैरेक्टर्स को उनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। अब इस नोवेल के थीम के बारे में बात करें तो थीम में सबसे पहले का ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, परंपरा
वर्सेस आधुनिकता के बीच में यहाँ पे है। तो यहाँ पे कि विलेज कोर जो एक तरफ जो कोयर है एक तरफ है वर्सेस चर्च ऑर्गन, इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस देखा गया। तो मॉडर्निटी अपनी जगह परंपरा है, तो परंपरा क्या है जो चली आ रही है वो अलग है, और जो मॉडर्निटी उन दोनों के बीच में विरोधाभास है, विरोध यहाँ पे दिखा गया, कॉन्ट्राडिक्शन इसके बीच में है। और ये किसके माध्यम से, ये दो चीजें किसके आधार पर जुड़ी गई, विलेज स्क्वायर वर्सेस चर्च ऑर्गन के माध्यम से इस थीम को दिखाया गया। दूसरा है लव एंड मैरिज के बीच में डिक एंड फैंसिस रोमांटिक स्ट्रगल, जो डिक और फैंसी डे है, जो आपस में पहले डिक एक प्रेम करता है, फिर बाद में फिर प्रपोज करता है शादी के लिए, फैंसी बात पहले तो इस बात को क्लियर ही नहीं कर पाती, फिर बाद में एग्री हो जाती है, तो एग्री होने के बाद फिर उसके फादर इस बात पे एग्री नहीं है, तो इस प्रकार से द्वंद्व जो रोमांटिक स्ट्रगल है वो पूरी कहानी में हमें देखने को मिलता है। तो ये इसकी एक मुख्य थीम रही है। तीसरा का क्लास डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे पुअर बट ऑनेस्ट डिक है, डिक जो प्रोटैगनिस्ट हीरो ऑफ द नोवेल है वो कि एक तो गरीब है, ऊपर से ऑनेस्ट ईमानदार भी है, लेकिन उसी के अगेंस्ट में ये थ्री शूटर्स की बातें, दो और शूटर्स की बातें करें तो एक तो प्रिस्ट हो गया, विकार ऑफ द विलेज हो गया, और दूसरा आदमी क्या है वहां का एक लैंड ओनर है, एक जमींदार है, तो वो दोनों वेल्थी हैं और ये जबकि एक पुअर है, तो इन बीच में क्लास डिफरेंस को आप देख सकते हैं इजीली। फिर बात करते हैं यहाँ पे रूरल लाइफ एंड नेचर कि यहाँ पे जो ग्रामीण जीवन, जो क्षेत्रीय जीवन या ग्रामीण जीवन है और वहाँ के जो नेचर के बारे में बात करी गई है, तो पोएटिक पिक्चर ऑफ कंट्री साइड लाइफ, तो यहाँ पे एक पोएटिक पिक्चर देखने को मिलती है, कंट्री साइड जो देहाती जीवन है उसके बारे में ये मुख्य थीम देखने को मिलती है इस नोवेल के माध्यम से। क्लियर है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कैरेक्टर्स के, तो कैरेक्टर्स में सबसे पहला तो विलियम डिक डेवी, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, शुरू में मैंने रिचर्ड डिक डेवी बोला था, रिचर्ड नहीं था, उनका नाम विलियम डिक डेवी है, तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। विलियम डिक डेवी हीरो ऑफ द नोवेल, ये हीरो है इस नोवेल का, और सन ऑफ अ कारपेंटर, एक कारपेंटर के एक बालक हैं, लड़के हैं, ऑनेस्ट ईमानदार है, हार्ड वर्किंग है, सिंपल है, डीपली इन लव विद फैंसी, फैंसी से बहुत गहरा प्रेम उनका है। दूसरी बात करते हैं फैंसी डे की, तो फैंसी डे हीरोइन ऑफ द नोवेल है, इस नोवेल की नायिका है, ठीक है, ब्यूटीफुल एक सुंदर लड़की है, ठीक है, एजुकेटेड है एंड स्कूल टीचर है, यंग स्कूल टीचर है, एक स्कूल की टीचर है, तो ये फैंसी डे के बारे में। फिर मिस्टर सिनर होते हैं, अ वेल्थी लैंड ओनर ऑफ द विलेज, गांव का एक समृद्धशाली एक जमींदार है, एंड वन ऑफ द फैंसी शूटर, और वो क्या एक फैंसी के शूटर, एक वर जो दूल्हे के तौर में या जो हाथ मांगते हैं फैंसी के, तो वो भी उसमें एक व्यक्ति, तो मिस्टर सिनर। दूसरे पार्सन मेवोल्ड, पार्सन मेवोल्ड द यंग विलेज विकार, विकार मीन्स अ प्रिस्ट, प्रिस्ट ऑफ द विलेज, गांव के एक पादरी है जो चर्च में रहता है, एजुकेटेड शिक्षित है एंड ऑल्सो कल्चर्ड, और एक सभ्य व्यक्ति भी है। फिर जेफरी डेवी की बात करते हैं, डिक्स फादर, जो डिक डेवी उनके फादर हैं, वो क्या कारपेंटर बाय प्रोफेशन, कारपेंटर हैं प्रोफेशन बाय प्रोफेशन, ये भी इसके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब दूसरे के जो डिक जेफरी डे, जोफ्री डे जो है वो भी क्या होता है, वो एक स्टेट मैनेजर हैं, जो वो भी एक इसमें कैरेक्टर हैं। फिर इसके बाद एक जोफ्री डे, जोफ्री डे के वो फैंसी डे है, उनके फादर हैं जो कि एक स्टेट मैनेजर होते हैं उस जगह के, तो वो भी यहाँ के कैरेक्टर हैं। उसके बाद मेल्स्टोक क्वेयर है, मेल्स्टोक क्वेयर क्या एक ग्रुप ऑफ विलेजर, एक जो विलेजर्स हैं गांव वालों के एक समूह होता है, हु सिंग इन द चर्च क्वेयर, जो चर्च में क्वेयर में जो सॉन्ग जो हाइम गाते हैं, जो भजन वगैरह कीर्तन वगैरह करते हैं, तो सब वो एक समूह है जो किसमें एक देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा द अंडर द ग्रीन बुक ट्री, ये जो नोवेल है ये पूरा होता है। इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हमने बातें की, इसके थीम्स के बारे में बात करें, और एक समरी है, उस समरी को मैंने पार्ट वाइज आपको डिस्कस किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इसको जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।